हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इनमें से जो टाइडल थियरी है और नेबुलर थ्योरी और प्लैनेटसिमल थियरी, ये जो थियरीज हैं ये यूनिवर्स पर ज़्यादा फोकस ना करके अपने सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे पर बताती हैं। तो ये जो थियरीज हैं वो सोलर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करती हैं। जैसे कि जो टाइडल थियरी है, तो टाइडल थियरी जो है ये दिया था जेम्स जीन्स और जेफरी ने। तो जेम्स जीन्स और जेफरी ने दिया था टाइडल थियरी। और यही नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करें तो नेबुलर जो हाइपोथेसिस है ये दिया था इमैनुअल कांत ने। और प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस दिया था चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने। यहाँ पर ये जो बिग बैंग थियरी है ये फोकस करती है पूरी तरीके से यूनिवर्स पर। बिग बैंग थियरी ही है जो बताती है कि यूनिवर्स जो है अपना कैसे बना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, बिग बैंग थियरी कहती है कि आज से 13.7 अरब साल पहले अपना ब्रह्मांड इस छोटे से गोले में समाहित था। ये जो स्मॉल पार्टिकल है इसका टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फिनाइट थी, मतलब कि जो इसका तापमान है और घनत्व है वो अनंत था। फिर इसी पार्टिकल्स में हमें विस्फोट देखने मिलता है और इसी एक्सप्लोज़न को हम लोग कहते हैं बिग बैंग। ये जो एक्सप्लोज़न इसमें हुआ है इसे ही हम लोग कहते हैं बिग बैंग। एक्सप्लोज़न होने के मतलब कि जब बिग बैंग का इवेंट हुआ उसके 3 मिनट बाद अपने यूनिवर्स का पहला एटम हाइड्रोजन बनके तैयार होता है और फिर इसी तरीके से समय के साथ अपना यूनिवर्स बनता है। और यह यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। ये जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, इसीलिए इस थियरी को हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक विंड आल्सो नोन एज स्नो ईटर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। चिनूक पवन जिसे स्नो ईटर भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में बहती है। तो ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है। जो चिनूक करंट है ये रॉकी माउंटेन रेंजेस, जैसे कि ये रॉकी माउंटेन रेंज है जो कि हमें नॉर्थ अमेरिका मिलती है, तो रॉकी माउंटेन रेंज के ईस्टर्न साइड से ये फ्लो करती है और ये यहाँ ब्लो करके ये नॉर्थ अमेरिका के जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो स्नो जमा होती है, जो बर्फ़ जमा होती है उसे मेल्ट करने का काम करती है। इसलिए इसे हम लोग स्नो ईटर कहते हैं क्योंकि ये बर्फ़ को पिघला देती है, इसीलिए इसे स्नो ईटर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 गैसेस आर हैविंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में किन 2 गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो अप्रॉक्सीमेट 78% है, कितना 78, और जो ऑक्सीजन है वो है 21% आती हैं। तो ये दोनों गैसेस जो हैं 99% अपने एटमॉस्फेयर का बनाती हैं। बची 1% गैसेस में सभी गैसेस आती हैं। तो यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन गैसों का है, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो कि एक आइलैंड भी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है एक कॉन्टिनेंट भी है और एक आइलैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वार्म करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो लैब्राडोर करंट है ये एक कोल्ड करंट है जो कि हमें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मिलती है। कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अगर हम लोग बात करें बेंगुएला करंट का, तो ये जो बेंगुएला करंट है ये भी एक कोल्ड करंट है और हमें मिलती है साउथ अटलांटिक ओशियन में। यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन में। अगर हम लोग पेरिवियन करंट की बात करें तो ये भी एक कोल्ड करंट है और ये हमें मिलती है साउथ पैसिफिक ओशियन में। कहाँ, साउथ पैसिफिक ओशियन में। जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये एक वार्म करंट है और ये हमें मिलती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ डायग्राम में इक्वेटर के पास ये जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इस इक्वेटर के पास नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और साउथ अटलांटिक ओशियन में इक्वेटर के पास जो करंट चलती है उससे हम लोग कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब यही जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये यहाँ पर फ्लोरिडा स्ट्रेट के पास, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिडा करंट, ठीक। और यही जो फ्लोरिडा करंट है आगे यहाँ पर जो अमेरिका कोस्ट है वहाँ पर ये कहलाती है गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक वार्म करंट है, ठीक। और यही जो गल्फ स्ट्रीम है यही आगे जब इधर जाती है नॉर्वेजियन सी की तरफ यूरोप में, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि कैसी करंट है, ये एक वार्म करंट है। और
नॉर्थ अटलांटिक द्वीप का ही एक ब्रांच होता है जो कि यहाँ पर रिवर्स करती है और ये फिर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलती है आके, इसे हम लोग कहते हैं कैनारी करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लैब्राडोर सी में, तो लैब्राडोर सी में पोल की तरफ से एक करंट आती है जिसे हम लोग कहते हैं लैब्राडोर करंट। ये कैसी है? कोल्ड करंट है। ऐसे ही साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो साउथ अटलांटिक ओशन में इक्वेटर के पास चलती है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और यह साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही एक्सपेंशन जो ब्राजीलियन कोस्ट में देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं ब्राज़ील करंट। ब्राज़ील करंट भी एक वार्म करंट है, कैसी गर्म जलधारा है, क्योंकि ये इक्वेटर की तरफ से आ रही है। ठीक, और ब्राज़ील करंट जो है यहाँ नीचे फॉकलैंड करंट से मिलती है। जो फॉकलैंड करंट है ये एक कोल्ड करंट है। ठीक, फिर यही करंट ब्राज़ील और जो फॉकलैंड करंट है ये आपस में मिल जाती हैं और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ ये जो करंट है अफ्रीका कोस्ट में बेंगुएला करंट बन जाती है, और ये जो बेंगुएला करंट है ये एक कोल्ड करंट है जो कि फिर से साउथ इक्वेटोरियल करंट के पास साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? ये जो ओसाका सी पोर्ट है ये हमें मिलता है जापान में। ये कहाँ है? जापान में। संघाई कहाँ है? संघाई जो सी पोर्ट है ये है चाइना में। सिंगापुर सिटी में है। बात करें रॉटरडैम, जो रॉटरडैम सी पोर्ट है ये है नीदरलैंड में। और नीदरलैंड कहाँ है? नीदरलैंड जो कंट्री है वो है यूरोप की। तो यहाँ पूछा एशिया में कौन सा सी पोर्ट नहीं मिलता है, तो एशिया में रॉटरडैम सी पोर्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सवाना एंड विल्ड ग्रास लैंड्स आर जनरली फाउंड इन। सवाना और विल्ड घास के मैदान आमतौर पर कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें अफ्रीका। सवाना एक ट्रॉपिकल सेमी एरिड टाइप ग्रासलैंड है और जो विल्ड है वो एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो अफ्रीका में ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है सवाना ग्रासलैंड। कौन सा है? सवाना ग्रासलैंड, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। और साउथ अफ्रीका में जो हमें ग्रासलैंड मिलता है जो कि है विल्ड, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है और इसका नाम क्या है? विल्ड। सवाना की तरह ही हमें ब्राज़ील में जो ग्रासलैंड मिलता है उसे हम लोग कहते हैं कैंपॉस, और वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड मिलता है उसे हम लोग कहते हैं लाइनॉस। ये किसकी तरह है? ये सवाना की तरह ही ग्रासलैंड है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में सवाना के तरह जो ग्रासलैंड मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन सवाना। और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ही हमें मिलता है डाउन्स जो है ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। और एशिया और यूरोप में मिलता है स्टेपीस। चाइना में मिलता है मंचूरिया ग्रासलैंड, और जो हंगरी है वहाँ पे मिलता है पुस्टाज ग्रासलैंड जो कि कैसा है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। अर्जेंटीना में हमें मिलता है पैम्पास ग्रासलैंड, और नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज मिलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो पहले देखते हैं जो जायद की फसल है। जो जायद की फसल है उसको बोया जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में, और इसकी कटाई जो होती है वो होती है जून के मंथ में। कब? जून के मंथ में। जायद के बाद आती है खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल होती है उसे हम लोग जून और जुलाई में बोते हैं, तो जून और जुलाई में इसे बोया जाता है, और इसकी जो कटाई होती है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है। और रबी की फसल की बात करें तो जो रबी की फसल है उसको बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और इसको काटा जाता है अप्रैल और मई के मंथ में। सो यहाँ पे पूछा है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो इसकी जो टाइम पीरियड है बोने का वो है अक्टूबर और नवंबर का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द क्रॉप्स डैट आर ग्रोन इन जून जुलाई एंड आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। कौन सा विकल्प उन फसलों को दर्शाता है जो जून जुलाई में उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं? सो यहाँ पर ये जो मेलन है ये एक जायद की फसल है। ठीक, और जो बारले है, बारले ये एक रबी की फसल है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका टाइम पीरियड है जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर। तो जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर जो फसल होती है उसे हम लोग कहते हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कुकुम्बर और वाटरमेलन जो हैं ये भी जायद की फसल हैं, और मटर और जो गेहूँ हैं ये है रबी की फसलें। और क्वेश्चन पूछा है खरीफ की फसल, तो वो है राइस और कॉटन, ये जो है खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है पोकली इज अ यूनिक वैरायटी ऑफ राइस विच कैन सस्टेन इन सैलिनिटी इज एंडेमिक टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो पोकली है ये एक चावल की खास किस्म है जो कि सैलाइन वाटर में भी उग जाती है, तो सैलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर जाती है। वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से संबंधित। सो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।